हेलो बच्चों, मैं हूं विवेक राज और स्वागत है मेरे इस अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय विवेक सर पे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी साइंस की बुक की चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर की। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के प्रॉपर्टीज को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो अब चलते हैं इस क्वेश्चन का हम आंसर करते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 कॉलम बनाए हैं। इस तीनों कॉलम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी के बारे में हमने डिस्कशन करेंगे। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन को अगर देखें तो इट इज इलेक्ट्रिकली नेगेटिवली चार्ज, इट इज इलेक्ट्रिकली नेगेटिवली चार्ज, जबकि प्रोटॉन जो होता है इट इज इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। अगर सेकेंड देखें, इट मास इज नेग्लिजिबल, इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो लगभग 0 होता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इट इज मास इज टेकन एज 1 यूनिट, यानी इसका जो मास हम लेते हैं क्या लेते हैं, 1 U लेते हैं या 1 MU लेते हैं। और न्यूट्रॉन का भी मास हम क्या लेते हैं, 1 U। तो लगभग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो लगभग मास होता है वो लगभग क्या होता है, इक्वल होता है। स्लाइटली क्या होता है, न्यूट्रॉन थोड़ा सा प्रोटॉन से भारी होता है। तीसरा पॉइंट अगर हम देखें, इट इज फाउंड रिवॉल्विंग आउटसाइड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटता है। अगर प्रोटॉन की बात करें तो इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, और न्यूट्रॉन भी क्या होता है, प्रोटॉन के साथ ही न्यूक्लियस में रहता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। अगला कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं इसका, इट इज रिप्रेजेंटेड एज ई। इलेक्ट्रॉन को हम सिंपली ई से दिखाते हैं और प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को सिंपली एन से दिखाते हैं। और लास्ट प्रॉपर्टी हमारा है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। तो हम यहाँ डिस्कवरी की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर कौन किया था, जे थॉमसन ने। और प्रोटॉन का अर्नस्ट रदरफोर्ड ने, या इसे गोल्डस्टेन भी कह सकते हैं। इसका डिस्कवरी में रदरफोर्ड और साथ साथ गोल्डस्टेन का भी योगदान है, गोल्डस्टेन। और इट वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। तो न्यूट्रॉन का जो डिस्कवरी हुआ है वो जेम्स चैडविक के द्वारा हुआ है। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे। तो अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ द एटम। तो यानी थॉमसन के एटॉमिक मॉडल का क्या ड्रॉबैक्स है, क्या खामी है, हम उसे देखेंगे। तो हमारा सेकेंड का आंसर है कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल फेल टू एक्सप्लेन हाउ द पॉजिटिव चार्ज होल्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम। तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल ये बताने में क्या रहा, असफल रहा कि पॉजिटिव चार्ज कैसे इलेक्ट्रॉन को होल्ड करता है इनसाइड में। इट ऑल्सो फेल टू एक्सप्लेन द एटम स्टेबिलिटी। तो सबसे बड़ा इसका डिमेरिट था थॉमसन एटॉमिक मॉडल का कि एटम को स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाया। ही कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो एटम के स्टेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया। द थ्योरी डिड नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और इस थ्योरी में एक खामी और भी था कि ये न्यूक्लियस के बारे में कोई चर्चा नहीं किया, जो कि रदरफोर्ड के मॉडल में बात की गई थी न्यूक्लियस की। थॉमसन एटॉमिक मॉडल में कहीं भी न्यूक्लियस का कोई जिक्र नहीं था। और इन्होंने पॉजिटिव चार्ज को पूरे स्फीयर में बताया था, लेकिन रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि पूरे स्फीयर में नहीं है पॉजिटिव चार्ज, और जबकि एक छोटे से सेंटर पे है कंसंट्रेटेड सारा पॉजिटिव चार्ज, जिसका नाम उसने न्यूक्लियस रखा। तो इसके एटॉमिक मॉडल पे न्यूक्लियस की बात नहीं की गई है, और ये रदरफोर्ड मॉडल के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो इस कारण से जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल है वो क्या हो गया, फेल हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाट आर द लिमिटेशंस। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम। तो हमें रदरफोर्ड मॉडल का हमको लिमिटेशन बताना है एटम का। तो हमारा आंसर 3 का आंसर होगा, ही कैन नॉट एक्सप्लेन अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। तो रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है उसका सबसे बड़ा डिमेरिट था कि वो एटम का स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पा रहा था। कारण है कि उन्होंने अपने पोस्टुलेट्स में बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है।
लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन में एक्सीलरेशन होगा और एक्सीलरेटिंग इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को इमिट करेगा, और जब एक्सीलरेटिंग इलेक्ट्रॉन एनर्जी को इमिट करेगा तो उसका एनर्जी घटते जाएगा और न्यूक्लियस उसको अपने तरफ खींचते जाएगा और वो स्पाइरल पाथ होकर के वो न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा। इस तरह से सारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा तो हमारा एटम क्या होगा, कोलैप्स हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। और हम फिगर में देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो पाथ हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, स्पाइरल हो जाएगा। इन द प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एन एटम इलेक्ट्रॉन शुड इमिट एनर्जी एंड स्पाइरली फॉल ऑन द न्यूक्लियस। तो ऐसा नहीं हो सकता है, इस कारण से इन्होंने सही से एक्सप्लेनेशन नहीं किया एटम की स्टेबिलिटी के बारे में, इस कारण से। तो हमारा ये जो पॉइंट है वो क्या है, रदरफोर्ड का लिमिटेशन है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब्स द बोर्स मॉडल ऑफ द एटम। तो हमें बोर एटॉमिक मॉडल को डिस्क्राइब करना है। तो हमारा आंसर 4 है। तो यहाँ पर इस मॉडल में हम, तो हमारा आंसर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर में हम बात करेंगे बोर्स के मॉडल के पोस्टुलेट के बारे में। तो हमारा पहला पोस्टुलेट है कि एन एटम हैज ए पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट इट्स सेंटर एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड, मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज इन द न्यूक्लियस। तो अगर हम बात करें इसके पहला पोस्टुलेट्स की, तो एटम के सेंटर में क्या है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, और ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस जो है वो कहाँ पर है, तो हमारा आंसर 4 है। तो आंसर 4 में हम बात करेंगे बोर्स मॉडल के एटम के पोस्टुलेट्स के ऊपर। तो हमारा जो पहला पोस्टुलेट्स है वो है एटम हैज पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट इट्स सेंटर एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज इन द न्यूक्लियस। तो एटम के सेंटर में क्या है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, और पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस जो है पूरे एटम का जो मास है वो क्या है, उस पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे है। हमारा सेकेंड पॉइंट है द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए स्पाइरल। तो हमारा सेकेंड पॉइंट है द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए स्फेरिकल ऑर्बिट। तो हमारा सेकेंड पॉइंट है द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए स्पेशल ऑर्बिट कॉल्ड डिस्क्रीट ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चारों तरफ न्यूक्लियस के चक्कर काटता है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट पे। इस ऑर्बिट को डिस्क्रीट ऑर्बिट भी कहा गया है। हमारा तीसरा पॉइंट, दीज ऑर्बिट आर कॉल्ड सेल्स। तो इस ऑर्बिट को हम लोग सेल भी नाम दिए हैं, या इसे हम एनर्जी लेवल भी नाम दिए हैं, एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर KLMN। तो इस सेल को हम लोग कैसे नाम दिए हैं, पहला सेल है वो K सेल है, दूसरा सेल है L सेल है, तीसरा सेल जो है M सेल है, चौथा सेल जो है हमारा N सेल है, और नंबर एज 1 2 3। और इसको हम लोग सेल को नंबर कैसे किए हैं, 1 2 3 4, इस तरह से हम लोग नंबरिंग किए हैं। नंबर 4, तो चौथा पोस्टुलेट है वाइल रिवॉल्विंग इन द डिस्क्रीट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। तो अगर जब तक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अपने ऑर्बिट में घूमेगा, तो वो एनर्जी को ना तो रेडिएट करेगा ना तो एब्जॉर्ब करेगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कंपेयर ऑल द प्रपोज्ड मॉडल ऑफ द एटम गिवन इन दिस चैप्टर। तो हमें सारे एटॉमिक मॉडल इस चैप्टर में जो भी दिए हुए हैं उनको हमको कंपेयर करना है। तो हमारा होगा आंसर 5। तो सबसे पहले हम बात करेंगे थॉमसन एटॉमिक मॉडल की। तो पहला पॉइंट है स्फीयर इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो जो स्फीयर है वो यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज है। तो जो स्फीयर है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। सेकेंड पॉइंट है इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड एंड स्कैटर्ड ऑल थ्रू द इनसाइड ऑफ द स्फीयर। तो जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, चारों तरफ बिखरे पड़े हैं स्फीयर के अंदर, जिस तरह से वाटरमेलन में सीड्स बिखरा हुआ रहता है। और इस मॉडल को थॉमसन ने वाटरमेलन मॉडल का नाम दिया। तीसरा पॉइंट है पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड और नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल होता है। और जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल होता है तो टोटल मैग्नीट्यूड क्या होता है, 0। द नेट चार्ज इन एन एटम इज 0। तो अगर हम बात करें रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की, द न्यूक्लियस इज एट सेंटर
एंड इज पॉजिटिवली चार्ज होल्डिंग इंटायर मास। तो एटम के सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस पे पूरा एटम का भार है। सेकंड पॉइंट है इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज रिवॉल्विंग इन ए वेल डिफाइंड पाथ। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है और वो एक वेल डिफाइंड पाथ पे न्यूक्लियस का चक्कर काटते रहता है। तीसरा पॉइंट है इन कंपेरिजन विद द न्यूक्लियस द साइज ऑफ एटम इज वेरी लार्ज। अगर हम कंपेयर करें एटम और न्यूक्लियस के साइज में, तो न्यूक्लियस का साइज जो बहुत ही छोटा होता है, एटम का साइज बहुत ही बड़ा होता है। तो हमारा फोर्थ पॉइंट है, तो हमारा अब हम बात करते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल की। तो अब हम बात करेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल की। तो पहला पॉइंट है न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट सेंटर एंड इज पॉजिटिवली चार्ज। तो न्यूक्लियस कहाँ है, एटम के सेंटर में, और वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। हमारा सेकंड पॉइंट है इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज रिवॉल्विंग अराउंड डू नॉट रेडिएट एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और वो चारों तरफ क्या करता है, न्यूक्लियस के चक्कर करता है, और जब वो चक्कर करता है तो कोई भी एनर्जी इमिट नहीं करता, कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। और अगला पॉइंट है हमारा द डिस्टिंक्ट ऑर्बिट आर लेबल्ड एज KLMN। तो हमने अलग अलग ऑर्बिट का अलग अलग नाम दिया है। तो पहला ऑर्बिट का हमने नाम दिया K सेल, दूसरा का L सेल, तीसरा का M सेल और चौथा का N सेल। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, समराइज द रूल्स फॉर राइटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस सेल फॉर द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। तो हमें क्या करना है कि हमें रूल को समराइज करना है जब हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, यानी हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हमें कौन कौन सा रूल को याद रखना पड़ता है, तो उस सारे रूल को हमें डिटेल से बताना है। तो आइए अब हम सॉल्व करते हैं। तो अब हम आंसर देखते हैं। द फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड बाय राइटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल और सेल। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं डिफरेंट एनर्जी लेवल पे या सेल पे, तो हमको ये सारे रूल हमको याद रखना है। तो जो हमारा पहला रूल है, फर्स्ट रूल है, वो क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए सेल इज गिवन बाय फार्मूला 2n²। तो किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो सकता है, 2n²। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 2n²। और n क्या है हमारा, n हमारा क्या है, ऑर्बिट नंबर या सेल नंबर, ठीक है ना। तो n हमारा क्या है, n इज द ऑर्बिट नंबर और एनर्जी लेवल। और इसको हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 से। हेंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल आर फॉलोड। तो अगर हम देखें तो जो हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है, जो फर्स्ट सेल है, वो कौन सा सेल है, K सेल है। उसका अगर 2n² फॉर्मूला पे अगर हम इसको रखें तो क्या हो जाएगा, 2n²। अगर n का वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 1² इक्वल टू 2। तो हमारे फर्स्ट ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना। हमारे फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। सेकेंड ऑर्बिट में अगर देखा जाए, यानी L सेल की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर 2n² फॉर्मूला में n का वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो क्या होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 होगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 8 होगा। उसी तरह अगर थर्ड ऑर्बिट की बात करें, M सेल की बात करें, तो 2 × 3² तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 18 इलेक्ट्रॉन होगा। और लास्ट अगर देखें N सब सेल में, यानी चौथा वाले सेल का अगर हम बात करें, तो n का वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं तो 4² 16 × 2 32। तो 4 सेल हमारा मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होगा, 32। इस तरह से हम आगे वाले सेल के लिए भी ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। तो हमें, तो पहला जो पॉइंट है इससे हमको ये समझ में आया कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 2n², और n क्या है, मेरा ऑर्बिट नंबर है। अब सेकेंड रूल क्या है हमारा, कहता है, तो हमारा जो सेकेंड रूल है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें मैक्सिमम कितना अकोमोडेट हो सकता है, मैक्सिमम 8 हो सकता है। ये जो रूल है वो किसके लिए है, ये जो रूल है 1 से लेकर के 18 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट तक के लिए है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। तो यहाँ पर आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे कितना होगा, मैक्सिमम 8 ही हो सकता है, ठीक है। अब हम देखें तीसरा रूल, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन ए गिवन सेल अनलेस द इनर सेल्स आर फिल्ड, दैट इज द सेल आर फिल्ड इन द स्टेप वाइज मैनर। तो यहाँ तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है कि हमें जब इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है तो हम ऊपर वाले सेल में तब तक इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे जब तक अंदर वाला सेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाए। तो कहने का मतलब, पहला वाला सेल अगर कंप्लीटली फिल्ड होगा तब हम इलेक्ट्रॉन को दूसरा वाले सेल में ऐड करेंगे,
और जब दूसरा वाला कंप्लीटली पूरा फिल्ड हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे, तीसरा वाले में इलेक्ट्रॉन रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। डिफाइन द वैलेंसी ऑफ ए डिफाइन वैलेंसी बाय टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। तो हमें क्या करना है, डिफाइन करना है वैलेंसी को और सिलिकॉन और ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेते हुए। तो वैलेंसी क्या होता है, तो जो वैलेंसी होता है वो होता है हमारा कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। ठीक है, तो यानी इसका मतलब, कहने का मतलब कि कोई भी एटम जब किसी दूसरे एटम से कंबाइन हो करता है और मॉलिक्यूल बनता है, तो उस दौरान वो कितना इलेक्ट्रॉन अपना लॉस कर रहा है या गेन कर रहा है, या कंबाइन होने के लिए वो कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है या गेन कर रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी। और जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वही हमारा क्या है, वैलेंसी है। तो जितना लॉस करेगा वो उसका वैलेंसी होगा, जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो उसका वैलेंसी होगा उस एटम का, एलिमेंट का। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लेने को कहा गया है सिलिकॉन का। तो बच्चों सिलिकॉन का सिंबल क्या होता है, तो सिलिकॉन का सिंबल होता है SI, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है सिलिकॉन का 14। तो अगर हम इसका कन्फिग्रेशन लिखें तो पहला सेल जो होगा वो कितना होगा, इसमें 2, दूसरा सेल में 8, और तीसरा सेल में कितना होगा 4। तो 14 इलेक्ट्रॉन पूरे गए, 2 8 4। तो बच्चों वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो जिसके भी वैलेंस सेल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो जितना उसका वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होगा या नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना होगा उतना ही उसका वैलेंसी होगा। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो इसका वैलेंसी क्या होगा सिलिकॉन का, तो सिलिकॉन का वैलेंसी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्योंकि ये रूल किसके लिए है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 हो तो वैलेंसी भी उतना ही होगा। अब बात करते हैं हम ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है, और इसका कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो 2 6। अब देखिए बच्चों, ऑक्सीजन क्या है, एक नॉन मेटल है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना है, 6 है। तो ये 6 तो लॉस नहीं करेगा, बल्कि ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 गेन कर सकता है। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो वो ऑक्टेट पूरा कर लेगा। तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, तो इसका वैलेंसी हो जाएगा 2, क्योंकि कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, अब 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, नॉन मेटल है 2 गेन कर लेगा, तो ये 8 पूरा जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन कर सकता है। तो इसको 2 चाहिए, तो इसका कंबाइनिंग पावर, इसका कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 है, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा 2। तो जितना लॉस कर सकता है या गेन कर सकता है, या अगर 4 का बात करें तो यहाँ पर क्या हो सकता है, शेयरिंग हो सकता है। तो 4 ये क्या करेगा, शेयर कर सकता है। जहाँ लॉस गेन का बात ना बने वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, शेयरिंग करवा सकते हैं। तो जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है तो वो शेयरिंग करता है, और शेयरिंग में 4 इलेक्ट्रॉन का यूज करता है तो वैलेंसी उसका 4 हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, तो हमें एग्जाम्पल को देते हुए एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हमें क्या बात करना है, एटॉमिक नंबर को बताना है। एटॉमिक नंबर क्या है, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर को हम लोग पहले सबसे पहले डिनोट कैसे करते हैं, जेड से करते हैं। और एटॉमिक नंबर होता क्या है, तो एटॉमिक नंबर होता है द नंबर ऑफ प्रोटॉन present, the number of proton present in the nucleus of an atom, the number of proton present in the nucleus of atom of element, the number of proton present in the nucleus of atom of element is called एटॉमिक नंबर। किसी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन के नंबर को ही हम लोग एटॉमिक नंबर करते हैं और इसको जेड से प्रेजेंट करते हैं। तो जेड इक्वल टू होता है मेरा नंबर ऑफ प्रोटॉन। और हम जानते हैं कि एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी न्यूट्रल एटम में कितना होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी न्यूट्रल एटम में कितना होगा, उसके
एटॉमिक नंबर के बराबर ही होगा, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर ही होगा। अब हम देखेंगे मास नंबर। द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स present in the nucleus of an atom of the element is called मास नंबर। तो किसी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर का सम को हम लोग कहते हैं मास नंबर, और मास नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए से। जैसे मान लिया हमने कोई एक एलिमेंट है एक्स, और तो एटॉमिक नंबर को किस जगह पर दिखाएंगे और मास नंबर को किस जगह पर हम दिखाएंगे। तो जब भी एटॉमिक नंबर लिखते हैं, जब भी हम किसी एलिमेंट का सिंबल को असाइन करना है या एलिमेंट के सिंबल को दिखाना है, तो हमेशा एटॉमिक नंबर हम क्या रखते हैं, नीचे रखते हैं, और मास नंबर कहाँ रखते हैं, ऊपर रखते हैं। तो नीचे हम लोग क्या रखेंगे, एटॉमिक नंबर, और ऊपर क्या रखेंगे, मास नंबर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट के सिंबल को बना करके दिखा सकते हैं। मास नंबर को हम ऊपर रखेंगे और एटॉमिक नंबर को नीचे रखेंगे। तो मास नंबर क्या होता है हमारा, तो मास नंबर होता है न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को सम को हम लोग क्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स क्या होता है, तो किसी सेम एलिमेंट का एटम, सेम एलिमेंट के एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा ही, लेकिन मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट पाए गए जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा, और मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट है। द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम atomic number but different mass number is called isotopes। तो आइसोटॉप्स क्या है, द एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के एटम होंगे लेकिन एटॉमिक नंबर भी सेम होगा, लेकिन मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो एक एग्जांपल अगर हम देखा जाए, एग्जाम्पल अगर हम बात करें, इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। तो ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन ही है, और इनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, सबका 1 होगा, लेकिन मास नंबर क्या होगा, सबका डिफरेंट होगा। तो पहला वाला जो है इसे को हम क्या कहते हैं, प्रोटियम। दूसरा वाला जो आइसोटॉप्स है उसका नाम है ड्यूटेरियम, और तीसरा वाला जो आइसोटॉप्स है वो क्या है, ट्रिटियम। उसी तरह कार्बन के 2 आइसोटॉप्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो 6 ही है, लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स पाए जाते हैं, एटॉमिक नंबर दोनों का 17 ही है। तो आइसोटॉप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। एक 35 वाला क्लोरीन है और एक 37 वाला क्लोरीन है। तो ऐसे एलिमेंट के एटम जिनके एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है, उन्हें हम आइसोटॉप्स कहते हैं। तो नंबर 4 है हमारा आइसोबार्स। तो आइसोबार्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। आइसोबार्स क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग atoms of different element having different
एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। तो डिफरेंट एटम के डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हैं, तो डिफरेंट एलिमेंट के एटम है, और डिफरेंट एलिमेंट के एटम होंगे तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन मास नंबर यहाँ पर क्या है, सेम है। तो ऐसे एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोबार्स कहते हैं। ऐसे एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोबार्स कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। तो एक हमारा एटम है आर्गन और दूसरा एटम है कैल्शियम। एक का एटॉमिक नंबर है 18 और एक का एटॉमिक नंबर है 20। अगर दोनों का मास नंबर देखा जाए तो आर्गन का मास क्या है 40 और कैल्शियम का भी मास नंबर है 40। तो यहाँ पर दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है क्योंकि दोनों डिफरेंट एलिमेंट है, लेकिन मास नंबर दोनों का सेम है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों एक दूसरे के आइसोबार्स हैं। हम इसे क्या कहेंगे, आइसोबार्स कहेंगे। और एक देख लेते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन को। तो हम कार्बन कौन सा ले रहे हैं, कार्बन 14 वाला कार्बन ले रहे हैं। ये 14 कार्बन रेडियो एक्टिव होता है। तो ये कार्बन है और ये नाइट्रोजन है। दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट है। अगर दोनों का मास नंबर देखा जाए तो क्या है, दोनों का मास नंबर सेम है। तो कार्बन और नाइट्रोजन क्या है, आइसोबार्स है। अब लास्ट में है गिव एनी 2 यूजेज ऑफ आइसोटॉप्स। तो हमें आइसोटॉप्स के 2 यूजेज बताने हैं। तो अगर हम यूजेज देखें आइसोटॉप्स का, तो हमारा पहला यूज क्या है, नंबर 1। तो पहला यूज है हमारा, एन आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूरेनियम के जो आइसोटॉप्स होते हैं वो फ्यूल के रूप में हम उसका इस्तेमाल करते हैं। और इस यूरेनियम से एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और इसके जो आइसोटॉप्स होते हैं के हेल्प से जो न्यूक्लियर फ्यूल बनते हैं और जो कि एटम बम, न्यूक्लियर बम बनाने के काम में आता है ये फ्यूल। आइसोटॉप्स ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हम कोबाल्ट आइसोटोप का यूज करते हैं। तो ये 2 यूजेज है। एक और यूजेज है, आइसोटॉप्स ऑफ आयोडीन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर। तो ग्वाइटर जो गले में जो ग्वाइटर हो जाता है उसके ट्रीटमेंट के लिए हम आयोडीन के आइसोटॉप्स का यूज करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। Na+ हैज कंप्लीटली फिल्ड K&L सेल एक्सप्लेन। तो Na+ हमें क्या दिखाना है इस क्वेश्चन में कि ये जो Na+ है सोडियम कैटायन है, इसके पास K और L सेल क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। तो हमें सबसे पहले जानना होगा कि ये Na+ आयन बनता कैसे है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सोडियम का कन्फिग्रेशन लिखते हैं। सोडियम का कन्फिग्रेशन क्या होता है, 281, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है सोडियम का 11, तो 11 इलेक्ट्रॉन है। 281 इसका कन्फिग्रेशन है। और कैटायन कैसे फॉर्म होता है, कैटायन फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन के लॉस से। तो जब सोडियम मेटल है 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, लॉस करने पर क्या बनेगा, Na+ कैटायन। तो जब सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रह जाएगा, 10 ही। तो जो कन्फिग्रेशन होगा क्या होगा, 2 और 8। तो ये जो सेकेंड 2 और 8 2 सेल है। तो पहला वाला सेल कौन सा है, K सेल, और दूसरा वाला क्या सेल है, L है। और K सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होता है और 2 है, तो ये कम्प्लीटली फील्ड है। अगर सेकेंड सेल देखा जाए तो सेकेंड सेल हमारा L सेल है और इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी 8 की होती है और ये भी कम्प्लीटली फील्ड है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो K सेल है और L सेल है Na+ के कन्फिग्रेशन में वो क्या है, कम्प्लीटली फील्ड है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो हमारा क्वेश्चन है, इफ ब्रोमीन एटम इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ से 2 आइसोटॉप्स Br79 जिसका क्वांटिटी है 49.7% एंड Br81 जिसका क्वांटिटी है 50.3%, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन एटम। तो हमें बच्चों यहाँ पर क्या करना है कि हमें ब्रोमीन का आइसोटॉप्स दिया गया है और ब्रोमीन के 2 आइसोटॉप्स है, एक ब्रोमीन 79 वाला और दूसरा जो आइसोटॉप्स है ब्रोमीन का वो है 81 वाला। तो आइसोटॉप्स में सिर्फ मास नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं।
तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। जैसा कि आपको पता है कि जो एटॉमिक मास लिखते हैं या मास नंबर लिखते हैं वो एक्चुअली में एवरेज एटॉमिक मास होता है। तो हम एवरेज एटॉमिक मास लिखना है हमें। तो एवरेज एटॉमिक मास का क्या फॉर्मूला है, तो एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला है, कितना परसेंट है 79 वाला बी आर, तो 79 वाला बी आर का परसेंटेज है 49.7%। तो 49.7% इंटू इसका मास क्या है 79 प्लस 81 वाला बी आर कितना है 50.3%, 50.3% इंटू 81, इसका मास 81 है। अब हम इसका क्या करते हैं, एवरेज निकाल देते हैं। तो 49.7 बाय 100 इंटू 79 प्लस 50.3/100 इंटू 81। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इसका सॉल्व करने पर आता है 39.26, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो लगभग आता है 40.74, और जब दोनों को ऐड कर देते हैं तो वो आ जाता है 80। तो एटॉमिक मास कितना है, एवरेज एटॉमिक मास ब्रोमीन का हो गया 80 U। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ए सैंपल ऑफ एलिमेंट X इज 16.2। तो हमारा एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ एक एलिमेंट है X जिसका 16.2 है, उसका एवरेज एटॉमिक मास है। व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ आइसोटॉप्स 16 एंड 18 इन द सैंपल। तो यहाँ पर दो एलिमेंट है और उसका आइसोटॉप्स दिया गया है जिसका एटॉमिक नंबर 8 है और मास नंबर क्या है 16 और 18 है। तो हमें क्या करना है, हमें इसका परसेंटेज बताना है। हमें क्या बताना है, इसका परसेंटेज बताना है। क्वेश्चन 11 का आंसर। तो ऐसा क्या करते हैं हम कि जो 16 वाला है इसका मान लेते हैं X% है अमाउंट, और इसका अमाउंट मान लेते हैं 100 माइनस X%। तो होगा क्या बच्चों कि हम अभी जस्ट हमने देखा पिछले क्वेश्चन में कि जो एवरेज एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, परसेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं मास नंबर से 16 प्लस 100 माइनस X इंटू मास कितना है इसका 18। तो हमें मास को मल्टीप्लाई करना है, एटॉमिक नंबर को नहीं। तो एवरेज एटॉमिक मास कितना दिया गया है क्वेश्चन में 16.2। तो 16.2 हमारा एवरेज एटॉमिक मास है। तो X यानी X/100 इंटू 16 प्लस यहाँ परसेंटेज है तो 100 माइनस X/100 इंटू 18। 16.2 हम दोनों केस में क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 16/100X प्लस अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1800 माइनस 18X/100। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 100 इसका एलसीएम ले लेते हैं तो और 100 इधर आ जाएगा, कर दे तो जो आंसर होगा 16.2 को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, एक जीरो तो कैंसिल हो जाएगा और एक जीरो आ जाएगा तो 1620 आ जाएगा इक्वल टू। अब देखिए जब एलसीएम ले लिए तो 16X है और इधर 18X है तो क्या हो जाएगा -2X प्लस 1800। अब हम 2X को इधर कर देते हैं और 18X में हम 1620 को माइनस कर देते हैं तो आएगा 180। तो X का वैल्यू क्या आ जाएगा 90%। X का वैल्यू क्या आएगा 90। तो हम कह सकते हैं जो 16 वाला जो एलिमेंट है वो है हमारा 90% और जो 18 वाला आइसोटॉप्स है उसका अमाउंट है 10%।
तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इफ Z बराबर 3 व्हाट वुड बी द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट ऑल्सो नेम द एलिमेंट। मतलब यहाँ पर जो आंसर 12 है, यहाँ पर क्वेश्चन 12 में पूछा गया है क्या कि एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है। तो हम जानते हैं एटॉमिक नंबर थर्ड किसका होता है, लिथियम का। तो सबसे पहला ये जो एलिमेंट है वो कौन सा है, लिथियम है। और लिथियम का वैलेंसी पूछा है, तो सबसे पहले हम इसका कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं। तो एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, एटॉमिक नंबर के बराबर ही होता है। 3 प्रोटॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन भी है। तो क्या कन्फिग्रेशन क्या होगा, पहला सेल में 2 और दूसरा सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर वैलेंस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, 1, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो कहेंगे इसका वैलेंसी क्या है, इसका वैलेंसी भी क्या होगा, 1 होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कॉम्पोजिशन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटॉमिक स्पेसीज एक्स एंड वाई आर गिवन एज अंडर। तो हमारे पास 2 एटम है और दोनों का न्यूक्लियस का कॉम्पोजिशन दिया गया है। एक एलिमेंट एक्स है और दूसरा एलिमेंट कौन है, वाई है। इस दोनों का कॉम्पोजिशन है, एक्स में प्रोटॉन का संख्या 6 है और न्यूट्रॉन का संख्या 6 है, और जबकि वाई में प्रोटॉन का संख्या 6 है और न्यूट्रॉन का संख्या 8 है। गिव द मास नंबर ऑफ एक्स एंड वाई, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द 2 स्पेसीज। तो सबसे पहले हमें एक्स और वाई का मास नंबर निकालना है। तो देखिए ये एलिमेंट एक्स रहा और दूसरा एलिमेंट क्या रहा, वाई रहा। हमारा आंसर 13। तो एक्स में मास नंबर कैसे निकालते हैं, तो मास नंबर निकालते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम। तो एक्स के लिए अगर देखा जाए तो प्रोटॉन कितना है 6 और न्यूट्रॉन कितना है 6, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा 12। तो मास नंबर हो गया 12। और अगर वाई के लिए देखा जाए तो वाई में भी प्रोटॉन 6 है लेकिन न्यूट्रॉन कितना है 8, तो 6 और 8 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 14। तो हमारे पास 2 एलिमेंट है और दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, तो कहने का मतलब दोनों का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 6 होगा। तो एटॉमिक नंबर दोनों का जो है वो सेम है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। तो ये तो सेम ही एलिमेंट है एक्स और वाई, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के आइसोटॉप्स हैं। तो ये दोनों क्या है, तो ये दोनों जो एटम है वो है आइसोटॉप्स हैं। तो इन दोनों का जो रिश्ता है वो क्या है, आइसोटॉप्स का रिश्ता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। तो हमें यहाँ ट्रू और फॉल्स बताना है कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है, ये सही है या गलत है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, जे थॉमसन प्रपोज दैट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स ओनली न्यूक्लियंस। तो पहली बात, जे थॉमसन ने न्यूक्लियस के बारे में कुछ नहीं कहा, तो यहाँ से ये क्या हो गया, ये स्टेटमेंट फॉल्स। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ए न्यूट्रॉन इज फाउंड बाय इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कंबाइनिंग टुगेदर देयरफॉर इट इज न्यूट्रल। तो ऐसा भी कुछ नहीं है, जो न्यूट्रॉन है वो एक फंडामेंटल पार्टिकल है, वो किसी दूसरे पार्टिकल से मिलकर नहीं बना है, तो ये भी फॉल्स है। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/2000 टाइम्स दैट ऑफ प्रोटॉन। हाँ ये सही है कि इलेक्ट्रॉन मासलेस होता है, बहुत जो इलेक्ट्रॉन का वेट होता है वो लगभग 2000 क्या होता है, कम होता है। किससे, प्रोटॉन से, 1/2000 यानी क्या बताया जा रहा है, कम है। तो ये स्टेटमेंट जो थर्ड ऑप्शन है वो मेरा क्या है, ट्रू है। नंबर 4 देखा जाए, एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड फॉर मेकिंग टिंचर आयोडीन विच इज यूज्ड एज ए मेडिसिन। नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो आयोडीन का जो आइसोटोप्स होता है वो ग्वाइटर के ट्रीटमेंट के लिए होता है, ठीक है, टिंचर बनाने के काम में नहीं आता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें, तो क्वेश्चन नंबर 15 है, इस क्वेश्चन में हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना होगा। ये जो क्वेश्चन है वो MCQ वाले क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले हैं, इसमें एक क्वेश्चन सही होगा। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पांसिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ। तो रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, तो इसमें क्या था, किसका डिस्कवरी हुआ था, न्यूक्लियस का। जी हाँ, ये पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, सही है। इलेक्ट्रॉन का तो डिस्कवरी नहीं हुआ था, ना तो न्यूट्रॉन का ना ही प्रोटॉन का। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव। तो पहला ऑप्शन देखा जाए, द सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आइसोटॉप्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं होते हैं। डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, नहीं, आइसोटॉप्स के जो केमिकल प्रॉपर्टी होते हैं वो सेम होते हैं और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो ये भी गलत है। डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, हाँ,
आइसोटॉप्स में क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, डिफरेंट होता है, इसी कारण से उसका मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। डिफरेंट एटॉमिक नंबर ऐसा भी गलत है, क्योंकि आइसोटॉप्स जो होते हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो आइसोटॉप्स का फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों होता है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट इसलिए होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट इसीलिए होता है क्योंकि इनमें क्या है, मास डिफरेंट है, और मास जैसे डिफरेंट होगा तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होंगे, बदल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड करता है, इसलिए मास चेंज हो जाएगा तो फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाएगा। तो आइसोटॉप्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, सेम नहीं होता है, वो डिफरेंट होता है। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो आइसोटॉप्स के केमिकल प्रॉपर्टी क्या होते हैं, सेम होते हैं, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। कारण क्या है, आइसोटॉप्स के केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होने का कारण है कि आइसोटॉप्स में अगर देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है, और सेम इलेक्ट्रॉन होगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन सेम होगा तो कन्फिग्रेशन सेम होगा, और सेम कन्फिग्रेशन होगा तो वैलेंस शेल भी सेम होगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सेम होगा, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा तो केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन Cl माइनस आयन आर। तो क्लोराइड आयन में हमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, और इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है तो क्या होगा, 18। तो कन्फिग्रेशन क्या होगा, 2 8 8। तो इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन क्लोराइड आयन इज 8। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेक्ट कौन सा है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहला सेल में कितना होगा, 2, दूसरा सेल में 8, और तीसरा सेल में 1। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन डी, 281। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो हमें टेबल दिया गया है। तो सबसे पहले अगर हम देखें फर्स्ट, तो एटॉमिक नंबर 9 है, हमें मास नंबर बताना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिया है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए कि एटॉमिक नंबर दिया हुआ है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया, 9, और न्यूट्रॉन दिया हुआ है, न्यूट्रॉन कितना है, 10। तो प्रोटॉन 10 है, प्रोटॉन 9 है और न्यूट्रॉन का संख्या 10 है। तो मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम। तो 9 + 10 19, तो मास नंबर हो गया 19। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पर आपको दिख रहा है 9 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, 9 होगा। नेम ऑफ द एटॉमिक स्पेसिस, तो हमें इस एटम का नाम बताना है। तो एटॉमिक नंबर 9 किसका होता है, फ्लोरीन का होता है। चलिए अब देखते हैं हमारा सेकंड में, एटॉमिक नंबर 16। एटॉमिक नंबर 16 किसका होता है, सल्फर का होता है। मास नंबर कितना है, 32, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, मास नंबर में एटॉमिक नंबर को घटा देते हैं, मास नंबर में एटॉमिक नंबर को घटा देते हैं। तो मास नंबर कितना है, 32 में 16 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, तो जो एटॉमिक नंबर है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ही होगा, जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो मास नंबर 24 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 है तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, 12, क्योंकि एटॉमिक नंबर ही होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर पता है, मास नंबर पता है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा। मास नंबर में हम न्यूट्रॉन को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 24 - 12, तो 12 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का भी संख्या क्या होगा, अगर प्रोटॉन 12 है तो इलेक्ट्रॉन का भी संख्या क्या होगा, 12 है। तो कौन सा एलिमेंट है ये, तो एटॉमिक नंबर 12 किसका होता है, मैग्नीशियम का होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मास नंबर 2 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर कितना है, इसका 1 है। एक प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर 1 है, और प्रोटॉन 1 है तो उनका संख्या भी क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि एक प्रोटॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन भी होगा। मास नंबर 2 है तो मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाएगा, मास नंबर में एटॉमिक नंबर को घटा करके 2 - 1, तो 1 इसमें क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। तो कौन सा एलिमेंट है ये, तो ये एलिमेंट है, ये ड्यूटेरियम है, आइसोटॉप्स है यम, जिसको हम लोग डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट अगर देखें तो मास नंबर 1 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, तो
एटॉमिक नंबर भी 1 होगा, और एटॉमिक नंबर 1 है, प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन 1 भी नहीं है, और एटॉमिक नंबर 1 है, तो ये जो कंपाउंड है वो कौन है? हाइड्रोजन है। और एक इलेक्ट्रॉन 1 भी नहीं है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है, तो ये क्या होगा? H+ है, तो ये H+ आयन है।